So in this recording, we start our discussion on what are the important question of Unit 1 and Unit 2. Okay. So first of all, जिसने भी वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है, मैं आशा करता हूं कि सभी कोई जा करके पहले लेक्चर्स को देखे और फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर आप लेक्चर्स को देखें जैसे आपका मन करता है वैसे। तो सारा लेक्चर्स आपका ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, अब सिर्फ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं चैप्टर का एक तरीके से समरी दे करके फिर आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे हैं और ऐसा पूछने की चांसेस है। यही हमारी ये मेरा टैक्टिक्स होगा आपको बताने का। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूनिट नंबर 1? हम लोग समरी के फॉर्म में यूनिट नंबर 1 को रिवाइज करते हैं। व्हाट इज यूनिट नंबर 1? दैट इज इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन मैक्रोइकोनॉमिक्स। ओके, तो इसके अंदर है क्या? इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये चैप्टर हमारा फ्रेमवर्क बताता था कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ये चैप्टर कहता है कि बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? ये प्रीवियस ईयर में 1-2 बार क्वेश्चन भी बना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, होल, ऐसा सम ऑफ। जब हम पूरे नेशन इकोनॉमी को, एक नेशन के बारे में पढ़ाई करें, इकोनॉमी के बारे में पढ़ाई करें, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब टीनी, स्मॉल, एक हाउस होल्ड का, एक घर का, एक सोसाइटी का, एक मार्केट का पढ़ाई करें। मैक्रो का मतलब पूरा इकोनॉमी का पढ़ाई करें। ठीक है ना। तो इकोनॉमी ऐसा होल का अगर हम स्टडी करें, स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, दैट इज इकोनॉमी एज अ होल। स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ओके, नेक्स्ट वन इज, इतना कह देने से काम तो नहीं चलता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने के लिए है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हमारा पढ़ने के लिए क्या क्या था, सभी कोई जानते हैं। सबसे पहला लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा क्या होता है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है कि टाइम के साथ साथ हमारा कंट्री कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है। कितना आउटपुट, पहले अगर 2012 के अंदर एक लेबर एक घंटे में 5 यूनिट बिस्किट बनाते थे, तो अब वही लेबर एक घंटे के अंदर कितना यूनिट बना रहे हैं? अगर 10 यूनिट बना रहे हैं, 12 यूनिट बना रहे हैं, दैट इज आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। 8 यूनिट बना रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज कि हमारा आउटपुट कितना लेवल से इंक्रीज कर रहा है ईयर के साथ साथ, टाइम के साथ साथ कितना हमारा आउटपुट इंक्रीज करता है, दैट इज आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। कि आउटपुट के अंदर कितना ग्रोथ है एज कंपेरिजन टू ईयर। ओके, अब बात बता, इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है? तो सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट अपॉन, दोज हु नो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। दोज हु नो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। एवरीवन, जिसने भी पढ़ रखा है वो चैट बॉक्स में कृपया लिखिए। प्रीतम, सौरभ, मानसी, आई होप यू आंसर दिस क्वेश्चन। इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज प्रोडक्टिविटी। कोई ना, आज ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, आज पेपर दे करके आए हैं तो ज्यादा प्रेशर आज नहीं देंगे। ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज, अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि पहले वही लेबर एक घंटे के अंदर 5 बना रहा था, अब वही लेबर एक घंटे के अंदर 8 बना रहा है। मतलब लेबर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, लेबर पढ़ लिया है, लेबर स्किल है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, दैट्स वाई इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा या ज्यादा होगा। ओके, सो दिस इज आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हमारा इकोनॉमी डिपेंडेंट होता है, जो हमारा एक इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज बिजनेस साइकिल। व्हाट? बिजनेस साइकिल मॉडल। बिजनेस साइकिल मॉडल कहता है कि इकोनॉमी जो है वो एक रफ्तार से नहीं चलती है। इकोनॉमी कभी बहुत तेज चलती है, तो बहुत तेज चलने के चक्कर में ठोकर आता है, तो ठोकर आकर के गिरती भी है इकोनॉमी। तो देयर इज अ साइकिल
कि कभी अप, कभी डाउन, कभी रिकवर, फिर अप। तो इस तरीके से एक साइकिल है जो इकोनॉमी के अंदर होते रहता है कि कभी आउटपुट बढ़ना, कभी आउटपुट कमना, कभी जीडीपी बढ़ना, कभी जीडीपी कमना। ठीक है ना, दैट इज नोन एज बिजनेस साइकिल। तो आपको ग्राफिकल वे के थ्रू आपको बताना है कि आपको बिजनेस साइकिल किसे कहते हैं। सो दिस इज आवर, इस तरीके से आप ग्राफ अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके वेट, इस तरीके से ग्राफ आप बनाएंगे और बताएंगे, क्या बताएंगे कि ये अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये हमारा ईयर बता रहा है, ईयर टाइम। ठीक है ना, तो पहले हमारा क्या हो रहा था, पहले हमारा इधर बढ़ रहा था, इधर बढ़ रहा था। तो इस चीज को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। हमारा इकोनॉमी क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक है ना, फिर हमारा क्या होने लगा, ये डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज। तो इस फेज को क्या कहते हैं, स्लो डाउन। कि हमारा इकोनॉमी बीच में यहाँ पे ब्रेक आया, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा था, यहाँ पर ब्रेक लगा, ठोकर आया, इकोनॉमी फिर से गिरना स्टार्ट हो गया। दैट इज स्लो डाउन। ओके, स्लो डाउन अगर बहुत टाइम के लिए रहे तो इसे क्या कहते हैं, रिकवरी, ओ सॉरी, रीसेशन। क्या कहते हैं, रीसेशन। कि ये रीसेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर, गेटिंग, कि रिसेशन ज्यादा टाइम के लिए स्लो डाउन हो तो उसे रिसेशन कहते। फिर एक टाइम आएगा कि बहुत कम, बहुत नीचे स्तर पर फिर सरकार वर्क करेगी, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज लाएगी और फिर ये ट्रैक पर आएगा तो उसे उसे क्या कहते हैं, रिकवरी। रिकवरी कि इकोनॉमी अब हमारा क्या कर रहा है, वापस ट्रैक पर आ रहा है, और ये सेम प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। दैट इज नोन एज बिजनेस साइकिल मॉडल। दैट इज द व्हाट, ये हमारा एक इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, एक टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, सो दिस इज आवर बिजनेस साइकिल मॉडल। अगर आपको अच्छे से समझना है, फिर से लेक्चर्स देखिए, उसके अंदर डीपली आपको एक्सप्लेन होगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट वे में निकलते जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने आया हूं। यस 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 यस, अगर एक क्वार्टर के अंदर हो तो उसे क्या कहते हैं, अगर एक क्वार्टर के अंदर ग्रोथ कम हो गया एक क्वार्टर के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे स्लो डाउन। स्लो डाउन कब कहते हैं, जब एक क्वार्टर के अंदर कम हो तो उसे कहते हैं स्लो डाउन। स्लो डाउन मतलब एक क्वार्टर का मतलब 3 महीने, एक क्वार्टर के अंदर। और रिसेशन किसे कहते हैं, रिसेशन, रिसेशन कहते हैं जब 2 क्वार्टर के अंदर कम हो, और ये 2 क्वार्टर कैसा होना चाहिए, कंज्यूक्यूटिव। कंज्यूक्यूटिव मतलब लगातार आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रेक Q1 फिर 3 महीने छोड़ करके अच्छा रहा, फिर अगले 3 महीने स्लो डाउन है, नॉट, लगातार रहे, 6 महीने तक लगातार रहे, दैट इज नोन एज रिसेशन। 2 क्वार्टर के अंदर रहे। अगर 2 से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन। ठीक है ना, 2 से ज्यादा हो जाए तो उस चीज को कहते हैं डिप्रेशन, कंज्यूकेटिवली। ठीक है ना, दैट इज आवर बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, लग रहा होगा भैया क्यों ये ऐसा बात बता रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ ना, क्या ये डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं बोलूंगा, देखो मैंने काम कर दिया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। ठीक, अब बात आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपके देश के अंदर अगर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है तो सारे लोग तो काम नहीं कर सकते, कुछ ही लोग काम करेंगे। और जैसे बच्चे काम नहीं कर सकते, बूढ़े लोग काम नहीं कर सकते, तो कुछ लोग, तो वैसे लोग जो काम करें, जिनके पास एबिलिटी भी हो, एबिलिटी टू वर्क, एंड व्हाट, विलिंगनेस टू वर्क। देयर इज एबिलिटी टू वर्क plus what, willingness to work, and those person, willingness to work, and those person is known as what, और ऐसे ही लोगों को हम क्या कहते हैं, लेबर फोर्स। क्या कहते हैं, लेबर फोर्स। मतलब जो लोग चाहत भी रखते हैं काम करने के लिए, चाहत, विलिंगनेस का हिंदी चाहत, और सक्षम भी हो काम करने के लिए, तो वैसे को कहते हैं लेबर फोर्स। अब कोई बूढ़ा इंसान है, कोई बच्चा है, वो चाहता है कि मैं काम करूं, मैं खाना खाऊंगा, काम करूंगा तब, बट वो सक्षम नहीं, दैट्स वाई वो लेबर फोर्स नहीं है। तो 130 करोड़ में से कितना पॉपुलेशन हमारा लेबर फोर्स का है, 70 करोड़। एक साल पहले का रिकॉर्ड है, इस 70 करोड़ जो है वो हमारा
पॉपुलेशन लेबर फोर्स के अंदर था। मतलब जो काम और विलिंगनेस रखते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे को काम मिले और वो सक्षम भी है, उनके पास डिग्री भी है। ओके, हाँ, बट ये जो लोग सक्षम ये चाहते हैं कि मेरे को काम मिले, उनमें से किन्हीं को काम मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉयड, और किन्हीं को काम नहीं मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, किन्हीं को काम नहीं मिलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट आर दोज लेबर विच डू नॉट गेट, दोज लेबर फोर्स विच डू नॉट गेट जॉब, वैसा लोअर लेबर फोर्स जिनको जॉब नहीं मिला उसे क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, डू नॉट गेट जॉब, those labor force those labor force who do not get job, that is known as unemployment। तो इंडिया के अंदर आज जो 70 करोड़ है लेबर फोर्स, उसमें में से 7 करोड़ जो है वो बेरोजगारी दर, 7 करोड़ के आसपास हमारा बेरोजगारी लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिली। ठीक है ना, जॉब नहीं मिली तो ऐसे को के अगर हमें रेट निकालना कहे कि बताइए अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी की भी रेट निकालना है तो टोटल नीचे में कितना 70, किसका निकाल रहे, अनएम्प्लॉयमेंट का कितना है 7। अच्छा, परसेंटेज के टर्म में अगर फाइंड करते हैं तो क्या करेंगे 100। इसे अगर हम कैलकुलेट करें, ये 5 से 6 करोड़ है, अभी के टाइम में 5 से 6 था, पहले ज्यादा था कोविड के टाइम में, तो ये 5 से 6 करोड़ अगर है तो इसे अगर हम लोग फाइंड करें तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर आप फाइंड करेंगे तो आपका लगभग 7-8% के आसपास आ जाए, 7 से 8%। सो दिस इज अवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दैट इज 7.4% इन आवर कंट्री, 7.4%। ठीक है ना, सो ये हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का स्टोरी। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई, तो ये टॉपिक है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछते हैं। वेल डन, वेल डन। those people who know those people who know about this thing, please write in the chat box, जिससे आपको रिवाइज हो सके कि मुझे पता है। ठीक है ना, those people who know please write in the chat box, okay। हाँ हाँ, एक और, ज्यादा ग्रोथ होगा, कब ग्रोथ होगा, जब ज्यादा लेबर होंगे तो बेरोजगारी हल्का कम होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते हम सारे केस में हर्षिता, ऐसा नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ज्यादा है तो बेरोजगारी कम है, ऐसा नहीं कह सकते। नॉर्मल सिचुएशन में वो होता है, बट देयर इज अ एक्सेप्शन इन एन इकोनॉमी, एक्सेप्शन लाइक इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ अभी बहुत अच्छा, लगभग 7% के आसपास है, तो क्या बेरोजगारी नहीं है डिपेंडेंट अपॉन पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन कितना है। then a point of inflation due to the hike in the price of the, जी जरूर जरूर, यस यस यस, ओके। हाँ, तो अब बात आता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के ऊपर स्टोरी आता है, ज्यादा भटकते नहीं है। ठीक है ना, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं दैट इज प्राइस इंक्रीजेस ओवर टाइम। वेल डन सौरभ, दैट इज प्राइस इंक्रीजेस ओवर टाइम, प्राइस हमारा लगातार बढ़ते रहे उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके ओके, इन्फ्लेशन हमारा क्या करता है, इन्फ्लेशन से आप कहिएगा कि इन्फ्लेशन के कारण हमारा जो मनी है उसकी वैल्यू को रिड्यूस करता है, दैट इज वैल्यू ऑफ मनी गेट रिड्यूस when inflation increases, value of money get reduced when inflation increases, that means it is inversely proportional to value of money। है ना, कि महंगाई बढ़ेगा तो हमारे पैसे की जो वैल्यू होगा वो कम होगा। पहले 10 रुपए में बहुत ओरियो खरीद लेते, 2-3 ओरियो खरीद लेते, अब 10 रुपए के अंदर एक ओरियो आता है। वाई, बिकॉज धीरे धीरे महंगाई बढ़ता रहा, पैसे को खाता रहा और इस तरीके से हमारा पैसे की वैल्यू कम होता गया। दैट्स व्हाई हम एक ही ओरियो खरीद सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन आवर वैल्यू ऑफ मनी, मनी के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचाता है, तो दिस वन। उसके बाद आप बताइएगा कि जो इन्फ्लेशन होता है ना, उसके बाद आप इंटरेस्ट रेट भी, आई होप एक टॉपिक इंटरेस्ट रेट इसके अंदर था कि महंगाई हमारा इतना है, ठीक। और महंगाई अगर फाइंड करने के लिए कहे तो कैसे फाइंड करेंगे कि महंगाई हमारा अगले महीने कितना था, दैट इज अगर बात करते हैं नवंबर के अंदर महंगाई कितना था, दिसंबर के अंदर कितना महंगाई है, माइनस नवंबर के अंदर कितना है,
into 100 दैट्स गिव्स अस आवर महंगाई। इन्फ्लेशन को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये पी फाइनल प्राइस क्या है फाइनल ईयर में, इनिशियल ईयर जो लिए हैं वो बाई पी इनिशियल इनटू 100 दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। कितना है वो बताएगा कि सपोज अभी जो है प्राइस 110 रुपए हो गए हैं किसी चीज की, इनिशियल प्राइस इसकी 100 रुपए थी। अच्छा, नॉन इनिशियल 100 रुपए, ये 100 रुपए, 100 कैंसिल, दैट इज 10% इज आवर महंगाई दर। तो इस तरीके से हम इन्फ्लेशन रेट फाइंड करते हैं। ओके, आगे बढ़े इंटरेस्ट रेट के ऊपर। यस यस सर। हसीता व्हाई आर यू टाइपिंग, अभी अभी ये सब का जरूरत नहीं है हसीता, ठीक है ना। जो अभी टॉपिक चल रही इसके ऊपर फोकस करो, मैं फिर से कहूंगा इसके ऊपर फोकस करो, नहीं तो रेडिंग के ऊपर जो आपने पेंट कर रखा होगा रेडिंग के ऊपर, वहां से आप अगर बता रहे हो या कहीं से, तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। अब भी आप यहाँ पे फोकस करो, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट के बारे में जानते हो तो बताओ इंटरेस्ट रेट क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट क्या है, तो आप उसके बारे में फोकस करिए, बिकॉज आप ही को फिर कंफ्यूजन होगा कि भैया ये आपने क्या बता दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज आवर व्हाट, नेक्स्ट वन इज आवर, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज आवर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो इंटरेस्ट रेट भी हमारा एक इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ए मनी, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। अगर हाथ में आप पैसा रखते हैं तो जो आप बैंक में उस पैसे को रख करके कमा सकते थे इंटरेस्ट रेट, वो आप नहीं कमाएंगे, दैट इज द कॉस्ट, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट। इसी को कहा जाता है इंटरेस्ट रेट। ओके, हाँ। तो देखिए हमारा इंटरेस्ट रेट दो तीन तरीका का होता है। इंटरेस्ट रेट सपोज बैंक वाला आपका दे रहा है 10% का इंटरेस्ट रेट, कितना का, 10% का दे रहा है, देता तो नहीं है, 6% के आसपास देता है। तो हम लोग जो एक्चुअल देता है उसकी बात करें, 6% आपका बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और ये दिया तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट है आपको मिल रहा है 6% का। तो अभी की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। क्या कहेंगे, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, मतलब जो अभी इंटरेस्ट रेट है उसे कहेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट, कितना आपको दे रहा है, बट आपको फायदा कितना हो रहा है, आपको फायदा कितना हो रहा है। सपोज महंगाई इन्फ्लेशन आपका है, इन्फ्लेशन की दर जो है वो आपका 5% का, महंगाई 5% का, तो 6% आपकी वैल्यू क्या हुई, बढ़ी बैंक में रखने से। लेकिन 5% महंगाई बढ़ने के कारण पैसा को खाता है, उसकी वैल्यू को 5% कम कर दिया, तो एक्चुअल में जो आपको बेनिफिट हुआ वो कितना हुआ, 1% का। वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमी प्रीतम। ओके, तो 1% का हमारा एक्चुअल में फायदा हुआ जो इकोनॉमी का। तो इस तरीके से क्या कहेंगे, हमारा जो आप बात करते हैं कि क्या आपका एक्चुअल में क्या आपका हुआ है फायदा, दैट इज नोन एज रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट। एक्चुअल में आपका कितना हुआ है, नॉमिनल का मतलब करंट में आपका कितना है, करंट। तो रियल इंटरेस्ट रेट की क्या क्या होगा, 6% माइनस 5% इज इक्वल टू 1% जो आपको एक्चुअल में फायदा हुआ। तो 6% क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 5%। अच्छा, माइनस व्हाट, इन्फ्लेशन, दैट गिव्स अस व्हाट 1%, एंड दैट इज आवर व्हाट, रियल इंटरेस्ट रेट। तो रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू व्हाट, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी सिंगल पर्सन, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, ओके, हाँ। फिर से कहूंगा, ये हो सकता है आज पेपर आप दे करके आए तो आप थके हुए लग रहे, बट अगेन ये 1-2 घंटे आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है, ठीक है ना। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड होता है, लाइव लाइव होता है। सो ऑलवेज पार्टिसिपेट इन लाइव लेक्चर्स, दैट्स मेक यू इजी, जिससे आपको इजी बना देगा। नेक्स्ट वन इज आवर इंटरनेशनल इकोनॉमीज, इंटरनेशनल इकोनॉमीज, इंटरनेशनल इकोनॉमीज। तो इंटरनेशनल इकोनॉमीज का कहानी क्या बताएगा कि पहले जो था बिफोर 1991 इंडिया एलपीजी रिफॉर्म के पहले हमारा क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी था, क्लोज्ड इकोनॉमी। हम बाहर वाले से नहीं ज्यादा लेना देना था,
ठीक है ना, ना मैं मिठाई लेता था ना मैं मिठाई देता था अपने पड़ोसियों को, मतलब अपने पड़ोसियों दूसरे कंट्री को, वर्ल्ड को मैं ना एक्सपोर्ट करता था ना इंपोर्ट लेता था, ठीक है ना, दैट्स इट। बट आफ्टर 1991 हमारा एलपीजी रिफॉर्म के बाद हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ऑन किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद, कि हमारा इकोनॉमी क्या हुआ, क्लोज हुआ, सॉरी दैट इज ओपन हुआ, हमारा इकोनॉमी ओपन हुआ, खुला, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब हमारे कंट्री के अंदर कोई आकर के बेच सकता है, कहाँ, इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर कोई आकर के बेच सकता है, ठीक है ना ये, या हम इंडिया बाहर बेच सकता है, दो चीज हो सकता है, चाहे तो इंड हो बाहर वाले, तो इस चीज को क्या कहते हैं, इंपोर्ट, जब बाहर वाला आकर के बेचे, और जब हम बाहर जाकर के बेचे आप, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। तो आप चाहे तो बेच बेच सकते हैं, चाहे तो आप खरीद सकते हैं जब ओपन होने के बाद। तो अब बात आता है आप कितना बेच रहे हैं, आप कितना खरीद रहे हैं, ये आपको देखना है कि आप, अगर आप बेचते हैं तो आपको क्या होगा, फायदा होगा, बेनिफिट, आप वहां से पैसा कमाएंगे, आप, आपके लोग यहाँ पे भर्ती किए, एम्प्लॉयमेंट होगा, और बाहर से पैसे कमा रहे हैं बेच करके, आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर बाहर वाला बेच रहा है आपकी कंट्री के अंदर, तो बाहर वाले देश के हम देश के लोग एम्प्लॉयमेंट होंगे, आपके देश के लोग नहीं होंगे, तो आपका बेनिफिट क्या होगा, कम होगा, है ना, बाहर वाला प्रॉफिट लेकर के जाएगा तो आपका बेनिफिट क्या होगा, कम होगा। तो एक्सपोर्ट फायदा करता है, इंपोर्ट घटा के होता है किसी भी कंट्री के लिए, दैट्स वाई इंपोर्ट को कम करना चाहिए, फायदा को बढ़ाना चाहिए। तो एक जो आता है ये दोनों के बीच में रिलेशन जो बताता है कौन ज्यादा कर रहा है कौन खराब कर रहा है, दैट इज नोन एज ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस किसे कहते हैं, ट्रेड बैलेंस कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है ना, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज नोन एज ट्रेड बैलेंस, कि आप कितना कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा कर रहे होंगे एक्सपोर्ट देन इंपोर्ट तो आपका ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव में, मतलब आप अच्छा कर रहे हैं। अगर आप खराब कर रहे होंगे तो आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा देन एक्सपोर्ट, ट्रेड बैलेंस आपका नेगेटिव के अंदर है। सो दिस इज आवर इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। हाँ, सो दिस आर आवर टॉपिक विच वी विल लर्न इन आवर दिस सेमेस्टर, ओके। मतलब ये टॉपिक के हमारा यूनिट नंबर 1 के अंदर था जो कि बात हुआ है, ओके। कार्तिक यू आर वेरी लेट, कार्तिक यू आर वेरी लेट ब्रदर, ओके, सो ट्राई नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम, ओके। नेक्स्ट वन इज आवर पॉलिसी, पॉलिसी। सो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिसी। कितना टाइप की पॉलिसी होती है, दो टाइप की पॉलिसी होती है। पहला टाइप की पॉलिसी को क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, क्या कहेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा। और दूसरा टाइप की पॉलिसी को क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है वैसा पॉलिसी जो मनी सप्लाई को इफेक्ट पहुंचाए, वैसा पॉलिसी जो मनी सप्लाई को इफेक्ट पहुंचाए, दैट पॉलिसी इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। एंड फिस्कल पॉलिसी एज दोस पॉलिसी जो हमारा किसको इफेक्ट पहुंचाए, फिस्कल पॉलिसी आर दोस पॉलिसी जो हमारा मनी सप्लाई को ही इफेक्ट पहुंचाए बट इन डिफरेंट वे। ये मनी सप्लाई को इफेक्ट कौन पहुंचाता है, सेंट्रल बैंक बाय प्रिंटिंग, सेंट्रल बैंक बाय प्रिंटिंग न्यू नोट्स, बाय टेकिंग मनी फ्रॉम इकोनॉमी। ये मनी सप्लाई को इफेक्ट पहुंचाता है थ्रू टैक्सेस, थ्रू सब्सिडीज, तो इस तरीके से, ठीक है ना। एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सरकार, दैट इज मोदी सरकार के अंदर क्या है, फिस्कल पॉलिसी, और आरबीआई के अंदर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। गेटिंग माय पॉइंट, यस। सो दिस इज आवर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपका बढ़ाया जाता है मनी सप्लाई, अगर बढ़ाया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। व्हाट, एक्सपेंशनरी फिस्कल, सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर मनी सप्लाई को कम किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टरी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, मनी को कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना, फिस्कल पॉलिसी, ओके। हाँ, नहीं, उसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी को अगर बढ़ाया जाए, दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार खर्च ज्यादा कर रही है, तो इसे हम कहेंगे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंड कर रहा है, वो पैसे को एक्सपेंड कर रहा है,
अगर सरकार खपत कम करे, सब्सिडी कम दे, टैक्सेस ज्यादा लगाए, तो उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, सरकार ने खपत करना, खर्च करना कम कर दिया, इसका मतलब सरकार सब्सिडी को क्या कर दी, कम कर दी। अच्छा, टैक्सेस सरकार क्या कर दी, ज्यादा कर दी। दैट इज कि सरकार खपत कम कर रही है, और यहां पर सरकार ज्यादा खपत कर रही है, किस तरीके से, सब्सिडी को ज्यादा दे करके या टैक्सेस को कम करके। टैक्स कम कर देगी तो क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सो दिस इज आवर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। किन्हीं को कोई दिक्कत, आगे बढ़े क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज आवर ओवरऑल चैप्टर। आगे बढ़े क्वेश्चन के ऊपर, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए। आगे हम बढ़े क्वेश्चन के ऊपर, हाँ या ना, एवरी सिंगल पर्सन। मॉनेटरी पॉलिसी दोस्त पॉलिसी जो हमारा मनी सप्लाई को इफेक्ट करे, बढ़ाए कम करे थ्रू सेंट्रल बैंक। नया नोट्स प्रिंट करना, ठीक है ना, मनी मार्केट से उठाना, दैट्स द वर्क ऑफ द कितना मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए, दैट इज अंडर द हैंड ऑफ द आरबीआई, सेंट्रल बैंक। ओके, ठीक है। सो हम क्वेश्चन के ऊपर अब आते हैं, बिना देरी किए हुए लेट्स कम टू क्वेश्चन। सो क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से देखिए 15 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, बता चुका हूं, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिल्कुल बता देना। मैक्रो का मतलब नेशन ऐसा हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हम पढ़ रहे हैं किसी हाउस होल्ड के बारे में, है ना, किसी मार्केट के बारे में, किसी सोसाइटी के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब किसी नेशन के बारे में, है ना। तो उसके व्हाट आर द डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न, क्या हमारा कंसर्न है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आप बता देना। आप बता देना, जो आपका 5 है वो आप बता देना, 5 या 6 जो है आपका, दैट इज क्या क्या कंसर्न है आपका, क्या क्या पढ़ना है आपका इसके अंदर। तो बताना, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ना है जो बात कर चुके हैं, हमारा बिजनेस साइकिल मॉडल पढ़ना है, इन्फ्लेशन है हमारा, इन्फ्लेशन है हमारा, फिर क्या है हमारा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा, इंटरनेशनल इकोनॉमीज है, पॉलिसी है। तो ये सब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। फिर क्या आता है, व्हाट आर द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू, क्या हमारा मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू है, बताइए। वही चीज सेम, कंसर्न लिखे, इशू लिखे, मैक्रो इकोनॉमिक्स सारा 5 को लिख करके आ जाना है। यस और नो, गेटिंग, समझ रहे हो ना। हाउ आर द सच इशू एड्रेस बाय पॉलिसी मेकर, कैसे पॉलिसी मेकर को वैसे इशू को एड्रेस किया जाता है। तो बेरोजगारी कैसे कम कर सकते हैं, तो बेरोजगारी ऐसे कम कर सकते हैं, सरकार खपत करना स्टार्ट कर दे, इंडस्ट्री को भी लगाए, है ना, धीरे धीरे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इस तरीके से। महंगाई अगर ज्यादा है तो महंगाई को कम करने के लिए सरकार पैसा को मार्केट से उठाए, तो इस तरीके से हमारा महंगाई कम हो सकता है। गेटिंग ना। तो हमारा एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो इंडस्ट्री वगैरह लगाओ, अपने को चीपर बनाओ अपने प्रोडक्ट को, तब बाहर बिकेगा। तो इस तरीके से पॉलिसी मेकर एड्रेस करते हैं कोई भी इशू को। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या इशू है, 5-6, दैट इज दिस वन जो भी हमारा इशू था सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। ये तो आप ऐसे आंसर देंगे ये सारे क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, सी। हाँ, 5 तंत्र, सही बात है शुभम, 5 तंत्र, उसी तंत्र का इसमें इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। सेम 5 तंत्र का इसमें इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, बता रखा है वैसा पॉलिसीज जो मनी सप्लाई को इफेक्ट करे, जो किसके कारण, टैक्सेस और सब्सिडी के कारण, है ना। दिस आर अंडर द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, ये किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कौन, फिस्कल पॉलिसी इज इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। हाउ डज इट वर्क, है ना। फिर से, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी आर दोज पॉलिसी which are affected due to the effect of change the behavior of the central government, जो किसके हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ।
वैसा पॉलिसी जो मनी सप्लाई को इफेक्ट करे थ्रू द टैक्सेस, थ्रू सब्सिडी। ओके, सो दिस पॉलिसी इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। और ये किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ओके, सो फिस्कल पॉलिसी हाउ डज इट वर्क? तो कैसे काम कर सकता है? सपोज हमारा इंडस्ट्री ज्यादा लगाना, इकोनॉमी के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो सरकार क्या करेगी? खपत करना स्टार्ट करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग सरकार ज्यादा करेगी, सब्सिडी ज्यादा देगी। सब्सिडी, लोग बेरोजगार हैं उन्हें सब्सिडी देगी, भत्ता देगी, है ना, बेरोजगारी भत्ता देगी। तो सरकार अगर खपत ज्यादा करती है तो इस पॉलिसी को क्या क्या कहा जाता है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट वन, अगर सरकार हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं लाइक सब्सिडी को कम कर देना, सब्सिडी को कम कर देना, या टैक्सेस को बढ़ा देना, तब पर भी लोगों के पास पैसे कम हो जाएगी। ठीक है ना, टैक्सेस को सॉरी बढ़ा देना। ऐसे पॉलिसी को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसीज, है ना, फिस्कल पॉलिसी। तो ये पॉलिसी कब आता है? सपोज मार्केट के अंदर बहुत महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई ज्यादा होने का मतलब पैसे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, और पैसे ज्यादा है तो इस महंगाई को कम करना है, तो पैसे को क्या करना होगा? कम करना होगा। तो सरकार को स्पेंडिंग क्या करना होगा? कम करना होगा। तो इस तरीके से पैसे कम होगा और महंगाई फिर हमारा कम होगा। गेटिंग? तो इस तरीके से हमारा इफेक्ट पहुंचा सकता है फिस्कल पॉलिसीज के अंदर। ओके,